Good afternoon, everyone. I think we should start the class. Yes, ma'am. So in today's session, we'll cover the basic of banking law and practices. बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में जो भी आपका सिलेबस है या जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि उसका बेसिक जान लें. ठीक है. सो विल कवर बेसिक्स. आज हम कवर करेंगे कि बैंक क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, बैंक के टाइप्स क्या होते हैं, बैंक अकाउंट के टाइप्स क्या होते हैं और बैंकिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है. क्योंकि आपके फर्स्ट यूनिट के सिलेबस में जो भी टॉपिक्स हैं वो आप तभी समझ पाओगे जब आप इन बेसिक्स को जान लोगे, आपको इन बेसिक्स का पता होगा. सो वी विल स्टार्ट विद बैंक. या फिर बैंक की जो स्टार्टिंग होती है या बैंक का जो इवोल्यूशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, बैंकिंग से हुआ है. Banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft, other or otherwise. तो क्या होता है जब आप डिपॉजिट लेते हो, किस पर्पज़ से लेते हो, लेंड करने के. किसी और को आपने किसी एक व्यक्ति से डिपॉजिट लिया और किसी दूसरे व्यक्ति को एज अ लोन वो प्रोवाइड करा दिया, या फिर आप उसे कहीं इन्वेस्ट करते हो उस डिपॉजिट को. तो इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस में आती हैं, वो बैंकिंग में आती हैं. और उसके प्रोसीजर्स अलग अलग होते हैं. उसका हम रीपेमेंट कैसे करते हैं, कई बार डिमांड पे करते हैं, कई बार अदरवाइज का मतलब है सामने से कस्टमर डिमांड नहीं कर रहा है पर फिर भी जब वो मैच्योर हो जाता है तो हम उसका पेमेंट कर देते हैं. या फिर विड्रॉल लोग खुद से निकाल लेते हैं. कैसे निकाल लेते हैं, चेक से, ड्राफ्ट से, या फिर और भी और तरीके होते हैं. जैसे आजकल ATM कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है ना. तो इन तरीक़ों से भी आप बैंक से पैसा निकाल सकते हो. तो इन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं, इन एक्टिविटीज़ को कहते हैं बैंकिंग. और बैंक का एवोल्यूशन इसी वर्ड से हुआ है, बैंकिंग से. ठीक है. फिर आपका नेक्स्ट है बैंकिंग कंपनी या फिर बैंक. आपकी ये जो डेफिनीशन है ये आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दी हुई है पर्टिकुलरली, और वहाँ पे बैंक वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, वहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है बैंकिंग कंपनी. बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग. ठीक है. उसमें क्या लिखा है, उसमें बैंक की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है. उस रेगुलेशन में सिर्फ इतना बताया गया है कि कोई भी कंपनी जो बैंकिंग के बिजनेस में यानी कि बैंकिंग संबंधी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है उसे बैंकिंग कंपनी कहा जाता है. एनी कंपनी विच इज़ इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और कैरीज ऑन any trade and which accepts deposit of money from the public merely for the purpose of financing its business, as such manufacturer or trader shall not be deemed to transact the business of banking within the meaning and this clause. इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी कंपनी अगर अपने व्यापार को चलाने के लिए, अपनी फाइनेंसिंग के लिए, अपनी फंडिंग के लिए किसी से पैसे ले रही है. कैसे समझ सकते हैं इसे, जैसे आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर्स बेचती हैं. तो क्या करती हैं, वो शेयर बेच रही हैं तो फंड तो इकट्ठा कर रही है ना पब्लिक से, पर उन्हें क्या हम बैंकिंग की कैटेगरी में डाल देंगे, क्या हम उन्हें बैंकिंग सेक्टर बोलेंगे, नहीं, वो बैंकिंग सेक्टर की कैटेगरी में नहीं आएंगी. क्यों, क्योंकि उनका पर्पज़ अलग है. वो अपने जो अपना बिजनेस चला रही है उसे वो फंड दे रही हैं, उसे वो फाइनेंस कर रही हैं. करेक्ट. तो उसे हम बैंकिंग की कैटेगरी में नहीं डालेंगे. बैंकिंग कंपनी या बैंक की कैटेगरी में सिर्फ वही कंपनीज या वही इंस्टीट्यूशंस आएंगे जो बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कस्टमर. कस्टमर का क्या मतलब हुआ, कस्टमर की डेफिनेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन नहीं की है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सिर्फ बैंक की डेफिनेशन डिफाइन है, कस्टमर की डेफिनेशन डिफाइन नहीं है. A customer is someone who has an account with a bank or who is in such a relationship with the bank that the relationship of a banker and the customer exists. These services may include offering credit cards, bank loans, or general financial services to a person who does not have a deposit account.
क्या मतलब हुआ? अभी आप जब फर्स्ट आपकी यूनिट स्टार्ट होगी तब आपका पहला टॉपिक यही है कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे बैंकर कस्टमर के रिलेशनशिप के क्या टाइप्स हैं, क्या मीनिंग है, ठीक है। तो वो लोग जो बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं या जहाँ पर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, या फिर किसी भी कस्टमर का जब बैंक में अकाउंट होता है, या फिर कोई भी कस्टमर जब बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बैंक के साथ इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बैंक का कस्टमर। याद रखिएगा, ये डेफिनीशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मेंशन नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सिर्फ बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी की डेफिनेशन दी गई है, कस्टमर की डेफिनेशन नहीं दी गई है, ये खुद से बाद में डिफाइन की गई है। अब आते हैं बैंकिंग के टाइप्स पे। बैंकिंग या बैंक के टाइप्स भी आपने कहीं कहीं देखे होंगे। तो बैंक को या फिर बैंकिंग सेक्टर को आप डिवाइड कर सकते हो ऑन वेरियस क्लासिफिकेशंस। अगर हम सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो हम कहते हैं कि बैंक को दो सेक्टर्स में बांटा जाता है। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर वो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है हमारा सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में जितने भी बैंक्स आते हैं, जितने भी बैंक्स पर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल है, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो ऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम के तहत चल रहा है, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। और अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर जहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनको कहीं पर भी डिफाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर में आपके इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ये सारे आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आपने हिंदी में सुना होगा देसी बैंकर्स, है ना, इंडिजिनस बैंक्स, तो ये किस में आएंगे? ये अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे, क्योंकि इन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। साहूकार, महाजन जो रूरल एरियाज़ में लोगों को फंड प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट पर, तो वो किस में आते हैं? वो अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं, क्योंकि वो किसी रूल्स एंड रेगुलेशन में बाउंड नहीं होते हैं। उन पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता है किसी भी तरह से, वो किसी नॉर्म्स को फॉलो करके काम नहीं करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसलिए उन्हें अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड वो होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन में बाउंड होता है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आरबीआई के नॉर्म्स के तहत। आरबीआई ने अपने जो आरबीआई एक्ट है, आपको पता होगा आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, तो आरबीआई एक्ट बना था 1934 में। आरबीआई ने अपने एक्ट में डिफ़ाइन किया है 1939 में, जब ये अमेंड हुआ है, तब इसमें दो शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक की कैटेगरीज को डिफ़ाइन किया गया है, या कह सकते हो इंक्लूड किया गया है। इसमें जो लिस्ट बनाई गई है, एक शेड्यूल बैंक की लिस्ट बनाई गई है, एक नॉन शेड्यूल बैंक की लिस्ट बनाई गई है। अलग अलग बैंक्स की जो एलिजिबिलिटी है उसके आधार पर उन्हें कैटेगराइज किया गया है, उन्हें उस कैटेगरी में डाला गया है। देखिए, scheduled banks are those banks which have a paid up capital and reserve of aggregate value of not less than rupees 5 lakh and which satisfy the RBI norms। क्या मतलब हुआ? 5 लाख से कम की उसकी जो रिजर्व है और पेड अप कैपिटल है वो नहीं होनी चाहिए, 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, कहने का मतलब है। तो उसे किस कैटेगरी में डाल दिया गया है? उसे शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और इससे नीचे वालों को नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब आते हैं कुछ अदर टाइप्स ऑफ बैंक जो आपने जनरली अभी तक शायद पढ़े होंगे। पहला है सेंट्रल बैंक, जो कि आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम सेंट्रल बैंक को डिफाइन करें तो सेंट्रल बैंक किसी भी देश का एक सेंट्रल बॉडी होती है, बैंकिंग सेक्टर की सेंट्रल बॉडी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करती है, जो सारे बैंक्स को कमांड करती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और उन पे कंट्रोल करती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी को आपकी फ्रेम करती है और उसे पास करती है, उसे कहते हैं सेंट्रल बैंक। और इंडिया में वो स्टेटस किसे मिला हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला हुआ है, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। आपको पता होगा सेंट्रल बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं खोला जा सकता, सेंट्रल बैंक से कोई भी किसी भी तरह का लोन नहीं लिया जा सकता। सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है? वो सिर्फ बैंकों को कंट्रोल करता है, बैंक्स को कंट्रोल करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है और गवर्नमेंट के बैंक का काम करता है। आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द बैंक ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट।
तो वो पब्लिक का बैंक नहीं है, वो किसका बैंक है, वो बैंकों का बैंक है प्लस वो गवर्नमेंट का बैंक है। पब्लिक जो ट्रांजैक्शन है वो वहाँ पर नहीं होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है आपके कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक को अगेन तीन उसके क्लासिफिकेशन देखे जाते हैं। पहला है पब्लिक बैंक्स, दूसरा है प्राइवेट बैंक्स और तीसरा है फॉरेन बैंक्स। पब्लिक बैंक्स वो होते हैं जिनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास में होती है, प्राइवेट बैंक्स वो होते हैं जिनकी ओनरशिप प्राइवेट होती है, और फॉरेन बैंक्स होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ के बैंक होते हैं, जैसे इंडिया में ऑस्ट्रेलिया का या किसी भी अमेरिका का HSBC बैंक है तो वो फॉरेन बैंक है। प्राइवेट बैंक होते हैं जैसे आपका ICICI है, HDFC है, यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये आपके प्राइवेट बैंक हैं, प्राइवेट ओनरशिप है इन सबकी। उसके बाद आपका पब्लिक बैंक यानी कि जिन पर गवर्नमेंट ओनरशिप है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इलाहाबाद, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपके पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं और किस कैटेगरी में आते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। कॉमर्शियल पर्पस से ये बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाने के पर्पस से ये बिजनेस करते हैं। एक तरह से बैंकिंग सेक्टर में ये आपसे डिपॉजिट लेते हैं, आपको इंटरेस्ट देते हैं और लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, लोन को इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता है, तो उसी के बीच में जो गैप होता है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में किसी भी तरह से हेल्प करते हैं, जैसे IDBI, जैसे IFCI है ना। ये बैंक्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फंडिंग करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हैं या इंडस्ट्रीज़ में जो लोग लगे हैं या MSMEs में जो लोग लगे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, उनको अगर लोन की ज़रूरत है, उनको अगर फंडिंग की ज़रूरत है तो उसे कौन पूरा करता है, उसे पूरा करते हैं ये सारे डेवलपमेंट बैंक्स। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को समझने से पहले आप पहले 6 नंबर पे आइए जिसमें है लैंड मॉर्गेज बैंक्स। लैंड मॉर्गेज, क्योंकि ये दोनों रिलेट करते हैं आपस में, मैंने इनको थोड़ा अलग अलग लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट, पर पहले लैंड मॉर्गेज बैंक को समझ लीजिए। लैंड मॉर्गेज बैंक वो बैंक होते हैं जो फार्मर्स को या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। और किस तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। जो लैंड है उसको मॉर्गेज पे रख के लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं उन्हें। अब लॉन्ग टर्म लोन की जो नीड है फार्मर्स की, वो तो कौन पूरा कर रहा है, वो लैंड मॉर्गेज बैंक पूरा कर रहे हैं। पर व्हाट अबाउट द शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म कई बार होता है कि फार्मर्स को सीड्स खरीदनी होती हैं, कई बार होता है फर्टिलाइजर्स खरीदने होते हैं, बहुत छोटी छोटी सी ज़रूरतें होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब वो कैसे पूरी होंगी, तो उनको पूरा करते हैं या तो कोऑपरेटिव बैंक या फिर रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, लैंड मॉर्गेज बैंक किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म लोन से रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और आपके कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म फंडिंग देते हैं, किसको, एग्रीकल्चर में लगे हुए लोगों को और फार्मर्स को। नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक एग्रीकल्चर में लगे हुए लोगों के साथ साथ रूरल एरियाज़ में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से रिलेट करते हों, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेट करते हों, उन्हें फंड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक। और सबसे लास्ट में आपका एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी फंडिंग है, फंड ट्रांसफ़र है या किसी भी तरह का लोन चाहिए है किसी भी इम्पोर्टर को, एक्सपोर्टर को, तो वो काम कौन करता है, वो एग्जिम बैंक करता है। ठीक है, आई होप ये सारे क्लियर हो गए होंगे। सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक एंड एग्जिम बैंक। इसके अलावा कुछ नए इनोवेटिव बैंक्स भी हैं जैसे कि पेमेंट बैंक। थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट बैंक। जी बताइए, डेवलपमेंट बैंक। Okay. Development banks are those banks which are involving in the activities of economic development of a country। जैसे हमारे इंडिया में IDBI है, IFCI है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है इंडस्ट्रीज़, जैसे क्योंकि एग्रीकल्चर को तो फंड प्रोवाइड करने के लिए है, रीजनल रूरल बैंक है, नाबार्ड है, कोऑपरेटिव बैंक है, लैंड मॉर्गेज बैंक है।
पर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी एमएसएमईज़ हैं, स्मॉल सेक्टर के बिज़नेस हैं, मीडियम सेक्टर बिज़नेस हैं, माइक्रो सेक्टर बिज़नेस हैं, उनको फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा? तो उसके लिए डेवलपमेंट बैंक्स बनाए गए हैं। और क्योंकि ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़, ये जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे, ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, इस वजह से इन बैंक्स का क्या नाम रखा गया है? डेवलपमेंट बैंक्स। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करके। इज इट क्लियर नाउ? मैम थैंक यू मैम। ओके ओके। एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के पर्पस से जब किसी को लोन चाहिए होता है, किसी को फंड चाहिए होते हैं, तो वो बाकी सारे बैंक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उसे कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा? एग्जिम बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा। Okay, I'll take all the questions at the end. Okay, so please keep mute yourself. म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं ये प्रेजेंटेशन ख़त्म करने के बाद मैं खुद आपसे पूछूंगी कि आपको कोई डाउट है या क्वेरीज है कि नहीं। इसके अलावा एक नया एवोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है आजकल। पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, राइट। तो वो सारे पेमेंट बैंक एक नया एवोल्यूशन है आरबीआई के द्वारा, और उसमें उनकी कंडीशन ये है कि जो डिपॉजिट करेगा, जो भी पर्सन है अगर उसमें डिपॉजिट कर रहा है तो उसकी लिमिट रखी गई है अप टू 1 लाख। 1 लाख से ऊपर का आप डिपॉजिट उन बैंक्स में नहीं कर सकते। और दूसरा एक लिमिटेशन है उन बैंक्स के साथ कि वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, वहाँ से आप लोन नहीं ले सकते। मतलब वो बैंक की कैटेगरी में तो आते हैं, पर वो बैंकिंग से रिलेटेड सारे फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते हैं। इसलिए मैंने उसको यहाँ पर मेंशन भी नहीं करा है, पर मैंने जस्ट ऐसे बता दिया आप लोगों को, जस्ट फॉर नॉलेज। ये मेन जो टाइप्स हैं वो यही है जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आपके सिलेबस में आपके फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट में जो 2 मेन टॉपिक हैं वो यही है। पहला ये है कि आप अकाउंट खोलते कैसे हैं और उसे बंद कैसे करते हैं, और दूसरा है आपका कि बैंकर और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या है। तो अकाउंट हम कैसे खोलते हैं, इससे जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि अकाउंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो पहला होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट आई थिंक आप सभी को पता भी होगा, और आप में से बहुत से बच्चों के सेविंग अकाउंट होंगे भी। सेविंग अकाउंट सेविंग पर्पस से खोला जाने वाला अकाउंट है। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। आप इसमें एक दिन में कितनी बार जितना चाहो आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, जितना चाहो आप इससे डिपॉजिट निकाल सकते हो। सेविंग पर्पस से मेनली खोला जाता है, और इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। जनरली आजकल 3 to 4% सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड है आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेस पर्पस से खोला जाता है। सेविंग पर्पस से खोला जाने वाला अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, जो नॉर्मली हाउस होल्ड्स और इंडिविजुअल्स खोलते हैं। करेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेस पर्सनस खोलते हैं बिजनेस पर्पस से। अब इसमें क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो अलग होते हैं बाकी अकाउंट से। तो पहला ये है कि इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट आई थिंक आप समझते होंगे ओवरड्राफ्ट क्या है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है पर आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट 10,000 है, तो यू कैन विदड्रॉ 10,000 अप टू 10,000 फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप 10,000 तक निकाल सकते हो, क्योंकि आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है 10,000। तो ओवरड्राफ्ट एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हो, या एक तरह का शॉर्ट टर्म क्रेडिट कह सकते हो। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्सनस के लिए होता है, या उन लोगों के लिए जो करंट अकाउंट खोल रहे हैं। करंट अकाउंट का दूसरा मेन फीचर ये होता है कि करंट अकाउंट में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इवन आपको कुछ चार्जेस चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट में वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देते हैं। ऊपर से करंट अकाउंट में जो भी पैसा बैंक के पास जाता है उसे वो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो मेन प्रॉब्लम होती है बैंक के साथ वो ये होती है कि उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और इस वजह से वो लोग उस पर इंटरेस्ट भी नहीं देते हैं। क्योंकि जब वो कहीं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, जब उन्हें ही कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो आपको कोई भी प्रॉफिट कहाँ से देंगे। तो करेंट अकाउंट पे किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इवन आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं बैंक को करंट अकाउंट खुलवाने के लिए, आपको पे करना पड़ता है, बैंक आपको पे नहीं करता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर करंट अकाउंट का ये है कि करंट अकाउंट में आप की कोई लिमिट नहीं होती है पैसे निकालने और डालने की। मतलब आप दिन में कितनी ही बार जाके पैसे ला सकते हो और कितनी भी बार निकाल सकते हो, डाल सकते हो। बाकी अकाउंट्स में थोड़ा सा ये लिमिटेशन होती है।
उसके बाद थर्ड आपका है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एफडी। तो एफडी का मतलब होता है जब आप एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उस अमाउंट को, उस पैसे को आप बैंक को दे देते हो, बैंक में जमा कर देते हो, और एफडीज़ पर इंटरेस्ट बाकी अकाउंट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है। रीज़न ये होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट के लिए इस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप उस अमाउंट को छू नहीं सकते, आप उस अमाउंट को निकालते नहीं हो। ऑल्दो बीच में तोड़ी जा सकती है एफडीज़, निकाला जा सकता है पैसा, और लॉस में निकाला जा सकता है, तो जनरली लोग उस टाइम पीरियड के बाद निकालते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है बैंक्स को कि उतने टाइम पीरियड के लिए बैंक उस पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है और वहाँ से प्रॉफिट कमा सकता है, और उसी प्रॉफिट की वजह से वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट, कंपैरिजन टू करेंट अकाउंट, कंपैरिजन टू रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। उसके बाद आपका फोर्थ टाइप है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसे हम शॉर्ट में आरडी बोलते हैं। इसमें होता है जब हम स्मॉल सेविंग्स करते हैं तो उसके लिए हम आरडी खुलवा लेते हैं। अक्सर ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस, बैंक, हर जगह प्रोवाइड की जाती है। इस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड अकाउंट्स फिक्स एफडी से कम मिलता है ऑब्वियसली। तो ये आपके कुछ मेन टाइप्स हैं अकाउंट के, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे सेविंग और करेंट, या फिर करेंट और फिक्स्ड के बीच में, या फिर करेंट और आरडी के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। करेंट से खासकर डिफरेंस रिलेट करके पूछा जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझना है, पर डिफरेंस के फॉर्म में समझना है कि इन दोनों में, इन तीनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आपका लास्ट ये आपकी स्लाइड है, एंड दैट इज़ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसमें आपको बेसिक टर्म्स समझने हैं, बैंकिंग से रिलेटेड बेसिक टर्म्स। तो ये मैंने 5 टर्म लिखे हैं मेनली: CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो एंड बैंक रेट। CRR, सबसे पहले हम CRR और SLR को समझते हैं। तो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, और SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। शायद आप लोगों ने ये चीज़ पहले पढ़ी हो अगर बैंकिंग। ओके, तो कोई डिफाइन करना चाहेगा व्हाट इज CRR, या भूल गए हो? मैं बताऊं? कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, ये तो फुल फॉर्म है। आगे ये होता क्या एग्जैक्टली? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। CRR मैम, हाँ जी, जिस स्टेट पे बैंक स्मॉल सेविंग्स अपने पास रखता है उसको CRR कहते हैं, और जिस रेट पे अपनी स्मॉल सेविंग्स RBI को देता है वो SLR कहते हैं उसे। उल्टा बता रहे हो, उल्टा बता रहे हो। अब कंफ्यूजन हो रहा था उसी में, मैं SLR CRR। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, और अब आगे से आप नहीं भूलोगे, आई एम श्योर। देखो, SLR क्या फुल फॉर्म है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मतलब तरलता बनाए रखना। तो SLR जो बैंक होता है वो अपने पास रखता है, रिजर्व बैंक। देखो, दोनों जो रेशियोज होते हैं वो रिजर्व बैंक तय करते हैं, पर SLR जो होता है वो अपने पास रखता है, और CRR जो होता है वो रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। SLR का फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अपने पास तरलता बनाए रखने के लिए, लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए। अब लिक्विडिटी बनाए रखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि आप सोचिए, अगर आपके पास 10 लाख का डिपॉजिट आया, आपने पूरा का पूरा उठा के कहीं पर उसको इन्वेस्ट कर दिया, बैंक ने पूरा का पूरा उस अमाउंट को उठा के कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। अब 2 दिन बाद कस्टमर आता है और बोलता है कि मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, अपने सेविंग अकाउंट से निकालना है। अब इस केस में अगर बैंक ने पूरा का पूरा अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया है, तो वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को कैसे पूरा करेंगे, है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा उसकी फंक्शनिंग में। इस वजह से ये तय किया जाता है कि कुछ अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट जो उसके पास डिपॉजिट आ रहे हैं, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक क्या करेगा, अपने पास लिक्विडिटी के रूप में रखेगा। वो लिक्विडिटी कैसी होगी? चाहे वो गोल्ड के रूप में रखे, चाहे वो कैश के तौर पर रखे, चाहे वो रिजर्व के तौर पे रखे। इन तीनों में से वो कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकता है, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकता है। पर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक में हमेशा रहना चाहिए। वो उतने अमाउंट को कहीं पर भी किसी भी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकता एज पर द रूल्स ऑफ RBI। ऑल्दो बहुत से बैंक ही मानते नहीं है। अभी आपने सुना होगा जो बहुत से बैंक्स फेल हुए हैं, उनके साथ यही प्रॉब्लम आई थी कि उन्होंने सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर दिया, और अब उनके पास
लोगों को देने के लिए लिक्विडिटी नहीं है। तो SLR इसीलिए बनाया गया है कि इस तरह की दिक्कतें ना आए। और CRR आपका होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जो बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, सपोज बैंक के पास 10 लाख का डिपॉजिट है या 1 करोड़ का डिपॉजिट है, और आपका CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो वो है 4%। तो 1 करोड़ अगर डिपॉजिट है तो 1 करोड़ का 4% निकाला जाएगा, और वो जो अमाउंट बनेगा उस अमाउंट को उस बैंक को RBI के पास एक करेंट अकाउंट में रखना होगा। और उस बैंक को परमिशन नहीं होती है कि किसी भी इकोनॉमिक या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए वो अपने उस पैसे को विड्रॉ कर सके फ्रॉम द करेंट अकाउंट जो कि उसने RBI के पास रखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। CRR वो है जो RBI के पास रखा जाता है, और SLR वो है जो बैंक खुद अपने पास रखता है। और ये किसका अमाउंट होता है? ये टोटल डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे। रिवर्स रेपो रेट इज एन मतलब रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, आपको पता होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो टर्म मेनली डाले जाते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर क्या होता है? रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends money to the banking system or banks for the short duration, and the reverse repo rate is the rate at which bank can lend money to the RBI। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है? जिस पर बैंक उधार RBI उधार देता है बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस पर RBI बैंकों से उधार लेता है। और ये दोनों ही टर्म्स का इन दोनों ही चीज़ों का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इन्फ्लेशन को और लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। कैसे किया जाता है? जैसे अगर मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, कैश की कमी है, ठीक है, तो उस कैश की कमी को पूरा करने के लिए बैंक RBI क्या करेगा? अपने रेपो रेट को कम कर देगा, क्योंकि उसका रेपो रेट कम हो जाएगा तो जो बाकी के बैंक्स हैं वो ईजिली उससे लोन ले सकेंगे, क्रेडिट ले सकेंगे। और इसके ऑपोजिट जब उसे मनी को कंट्रोल करना होता है, यानी कि मनी को बैंकों से, लोगों के हाथ से वापस खींचना होता है, ज़्यादा मनी हो जाता है इकोनॉमी में, तो वो क्या करता है? वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। अच्छा, अब लास्ट है आपका बैंक रेट। बैंक रेट का क्या मतलब हुआ? एक होता है इंटरेस्ट रेट और एक होता है बैंक रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब है जिस रेट पर इंटरेस्ट मिलता है ना, जिस रेट पे इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। और बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो होता है जो RBI तय करता है बैंक्स के लिए कि आपको इस रेट पे ट्रांजैक्शन करना है ना। ये बैंक के लिए तैयार हो जो फॉर्मुलेट किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैंक रेट। और इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट जिस पे जनरली आपको उधार मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। तो आज की ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये ख़त्म हुए। कल से जो आपका सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करूँगी, जिसमें आपके मेनली 2 टॉपिक्स हैं। पहला होगा रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर, और दूसरा आपका होगा कैसे आप अकाउंट खोलते हो या बंद करते हो। Now you can ask your questions if any. मैम सिलेबस सेंड कर दीजिए। ठीक है, मैं सिलेबस गूगल क्लासरूम में सेंड कर दूंगी। अदरवाइज मैं जब करवाऊंगी आपको ये लेक्चर्स करूंगी ना, तो टॉपिक वाइज लिखवाती जाऊंगी कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकेंड यूनिट में क्या है। जैसे फर्स्ट यूनिट कल स्टार्ट होगी तो फर्स्ट यूनिट का कल बता दूंगी। एक्चुअली मुझे प्रिंट फॉर्म में मुझे मिला नहीं है। अगर मेरे पास पहले का पड़ा है तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। ओके मैम। ओके, मुझे प्रिंट फॉर्म में मिला नहीं है एक्चुअली अभी। ओके। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी या और कोई बात, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। नो मैम।
ओके, तो आज का सेशन वाइंड अप कर सकते हैं फिर? यस मैम। Okay.